प्रकृति के विशाल पुस्तकालय में सत्य के पृष्ठ सभी भाषाओं में लिखे गए हैं। ये शब्द जगदीश चंद्र बोस के हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति को समझने और उसके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए हमें खुली आंखें और एक साइंटिफिक नज़रिया चाहिए। आज हम इसी साइंटिफिक नज़रिए से एक बेहद गंभीर और काफ़ी उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दिल्ली का जानलेवा वायु प्रदूषण। अभी हाल में इसे कम करने की कोशिश में क्लाउड सीडिंग का एक प्रयोग हुआ जिस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। हमारी आज की ये जो बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक डिटेल्ड आर्टिकल पर आधारित है जो इस प्रयोग और इसके पीछे के विज्ञान का विश्लेषण करता है। हमारा मकसद है इस लेख के आधार पर फैक्ट्स को खंगालना और ये समझना कि क्या क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकें दिल्ली के प्रदूषण संकट का कोई स्थायी परमानेंट हल बन सकती हैं। हाँ, और ये जो विश्लेषण है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी जरूरी हो सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण, साइंस एंड टेक और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों को छूता है। और हाँ, ये हर उस नागरिक के लिए भी उतना ही जरूरी है जो साफ हवा में सांस लेने के अपने अधिकार को लेकर चिंतित है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या भला? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। हाँ, शब्द सुनने में थोड़ा कह सकते हैं नाटकीय लगता है, पर इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो काफी स्थापित है। क्लाउड सीडिंग, अगर सरल शब्दों में कहूं, तो मौसम में बदलाव लाने की एक टेक्निक है। इसमें हम बादलों को एक तरह से मजबूर करते हैं कि वे बरसें या शायद ज्यादा बरसें। मजबूर करते हैं, वो कैसे? इसके लिए कुछ खास किस्म के केमिकल्स यूज होते हैं, आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड या फिर साधारण नमक सोडियम क्लोराइड के कण। इन कणों को हवाई जहाज या रॉकेट से या कभी-कभी जमीन पर लगे जनरेटरों से बादलों के बीच फैला दिया जाता है। अच्छा, और ये कण बादलों में जाकर करते क्या हैं? ये कण एक तरह से बीज का काम करते हैं। साइंटिफिक भाषा में इन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई CCN कहते हैं, या अगर बादल बहुत ठंडे हों तो आइस न्यूक्लियाई IN कहते हैं। देखिए, हवा में जो पानी की भाप होती है ना, वाटर वेपर, उसको जमने या कंडेंस होने के लिए कोई ना कोई सतह चाहिए होती है। ये केमिकल्स वही सतह देते हैं। पानी की नन्ही बूंदें या बर्फ के कण इन बीजों के चारों ओर जमा होने लगते हैं। अच्छा। धीरे धीरे ये बूंदें या कण इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि बादल उन्हें संभाल नहीं पाता और फिर वो बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बारिश को स्टार्ट करने या बढ़ाने का तरीका हुआ। लेकिन क्या ये किसी भी बादल के साथ किया जा सकता है? कोई भी बादल दिखे और कर दो सीडिंग? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। यह हर तरह के बादल पर काम नहीं करता। क्लाउड सीडिंग के कामयाब होने के लिए कुछ खास तरह के बादलों का होना जरूरी है। सबसे जरूरी है कि बादल में पहले से ही काफी मात्रा में नमी हो, या सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर, पानी जो 0 डिग्री से कम तापमान पर भी लिक्विड हो। ये तकनीक उन बादलों पर अच्छा काम करती है जिन्हें हाइग्रोस्कोपिक बादल कहते हैं, जो नमी सोख सकते हैं, या फिर वार्म रेन क्लाउड। इन बादलों में जब एक्स्ट्रा बीज डाले जाते हैं तो बारिश बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। अगर बादल में मान लीजिए नमी ही कम है तो आप कितने भी बीज डाल दें, बारिश नहीं होगी। समझ गया। तो तकलीफ का है और कुछ खास कंडीशंस में काम भी करती है। लेकिन अब आते हैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में। आर्टिकल कहता है कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए इसके इस्तेमाल में कई बड़ी लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं? बिल्कुल, यहीं पर असल चुनौती सामने आती है। जैसा हमने समझा, क्लाउड सीडिंग के लिए खास तरह के बादल चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में जो एनालिसिस है उसके मुताबिक उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, प्रदूषण के पीक सीजन में, नवंबर से जनवरी, ऐसे सही बादल बहुत ही कम बनते हैं। कितने कम? क्या आर्टिकल में इसका कोई अंदाजा दिया है? हाँ, आर्टिकल में आंकड़े दिए हैं जो दिखाते हैं कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है। प्री मानसून और पोस्ट मानसून महीनों में जब हवा थोड़ी बेहतर होती है, तब ऐसे बादलों के बनने की संभावना करीब 51% तक होती है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन महीनों में हमें हवा साफ करने के लिए बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब पोल्यूशन एकदम पीक पर होता है, तब इन सही बादलों के मिलने की संभावना घटकर सिर्फ 5 से 10% रह जाती है। 5 से 10%? ओह, साफ है जिस तकनीक की हमें सबसे ज्यादा जरूरत उस धुंध और जहरीली हवा के मौसम में है, वो उसी मौसम में इस्तेमाल के लिए लगभग है ही नहीं। बिल्कुल।
और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो चुनौती सिर्फ सही बादलों का मिलना ही नहीं है, बल्कि उनका सही समय पर मिलना है। यानी ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन AQI खतरनाक लेवल पर है, ठीक उसी दिन या उसके आसपास आसमान में सीडिंग के लायक बादल भी हों। अच्छा, तो ये केवल सही बादल मिलने की बात नहीं, बल्कि सही टाइम पर मिलने की भी बात है। ये तो वाकई बड़ा मुश्किल संयोग लगता है। कई जगह सूखे से निपटने या पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए भी होता है, और वहां भी इसकी सक्सेस रेट और लिमिटेशंस पर बहस चलती रहती है। लेकिन प्रदूषण से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग सबसे जरूरी है, जो पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। अब बादलों को ऑर्डर पे नहीं बनवा सकते जब AQI खराब हो, है ना? तो जो दिल्ली में हाल में प्रयोग हुआ, उसके बाद दावे किए गए कि AQI में सुधार हुआ। कई हिस्सों में AQI बहुत खराब से सुधरकर खराब श्रेणी में आ गया। लेख इस दावे को किस तरह देखता है? क्या ये वाकई एक सफलता थी? एक इस दावे का काफी गहराई से और क्रिटिकली मूल्यांकन करता है। पहली बात तो ये समझने की है कि AQI का खराब यानी पुअर कैटेगरी में आना कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है। खराब श्रेणी का मतलब है कि हवा अब भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, खासकर PM 2.5, वो महीन कण जो फेफड़ों में गहरे तक जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। हाँ। उनका लेवल खराब श्रेणी में भी जो तय स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कहीं ज्यादा बना रहता है। लेख इस बात पर जोर देता है कि इन कणों का शुरुआती एक्सपोजर ही सबसे खतरनाक होता है। यानी बहुत खराब से खराब होना कोई जश्न की बात नहीं है, क्योंकि हवा अभी भी डेंजरस है। सही कहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लेख उठाता है वो ये है कि अगर सीडिंग के कारण हल्की बूंदाबांदी हुई भी हो, जिस पर भी साइंटिस्ट श्योर नहीं है, तो वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती थी, खासकर अगर तापमान ठंडा हो। हल्की बूंदाबांदी नुकसान कैसे कर सकती है? मुझे लगा बारिश तो हवा साफ करती है। आमतौर पर तेज मूसलाधार बारिश हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स को धोकर नीचे ले आती है, जिसे वॉश आउट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन हल्की बूंदाबांदी या फुहार खासकर ठंडे और नम मौसम में एक उल्टी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन। सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन? ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? इसे आम भाषा में ऐसे समझें कि हल्की बूंदाबांदी इन महीन कणों को धोकर साफ करने के बजाय उन्हें आपस में चिपकने और हवा में मौजूद दूसरी गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने का मौका दे देती है। ये कण पानी की नन्ही बूंदों के साथ मिलकर और बड़े या ज्यादा कण बना लेते हैं। अच्छा। तो नतीजा क्या होता है? हवा साफ होने के बजाय उल्टा और खराब हो सकती है। मतलब PM का लेवल घटने के बजाय बढ़ सकता है। इसी को रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। तो असरदार धुलाई के लिए अच्छी खासी बारिश चाहिए, हल्की फुहार नहीं। अरे, मतलब हल्की बारिश फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकती है। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, ये मुमकिन है। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट जो लेख अंडरलाइन करता है वो ये कि मान लीजिए एक पल के लिए हम मान भी लें कि क्लाउड सीडिंग सफल रही और AQI में कुछ सुधार हुआ भी, तो ये राहत कितनी देर टिकेगी? हाँ, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिल्कुल। प्रदूषण का सोर्स तो बंद नहीं हुआ ना। गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां धुआं उगल रही हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है, कचरा जल रहा है। ये सब लगातार हवा में जहर घोल रहे हैं। मौसम की स्थितियां जैसे हवा की धीमी गति, कम तापमान जैसे ही अनुकूल होती हैं, ये प्रदूषक फिर से जमा होने लगते हैं। लेख के अनुसार इस तरह के किसी भी इंटरवेंशन का असर अगर होता भी है तो वो बेहद टेम्परेरी होता है, शायद कुछ घंटों का या ज्यादा से ज्यादा एक दिन का। अगले ही दिन स्थिति वापस वैसे ही गंभीर हो सकती है। तो क्या हम हर रोज क्लाउड सीडिंग करेंगे, वो भी तब जब बादल हों? ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि इस प्रयोग से शायद कुछ साइंटिफिक जिज्ञासाएं शांत हुई हों, लेकिन दिल्ली की जो ये पुरानी गंभीर समस्या है उसका कोई ठोस हल नहीं निकला। लेख भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि शायद अब इस बात पर बहस बंद हो जानी चाहिए कि ऐसे तकनीकी शॉर्टकट्स कितने कारगर हैं। याद है 2021 में दिल्ली में बड़े तामझाम से स्मॉग टावर लगाए गए थे। बिल्कुल याद है। लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि वो भी इतने बड़े पैमाने के वायु प्रदूषण के सामने बेअसर ही हैं। बिल्कुल। ये प्रयोग हमें बार बार उसी मूल सवाल पर वापस ले आते हैं जिसे लेख भी प्रमुखता से उठाता है। आखिर दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के वायु प्रदूषण की जड़ क्या है? अक्सर हमारी चर्चा या तो पराली जलाने पर, जो निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है, पर साल के कुछ ही हफ्तों के लिए,
या फिर दिवाली के पटाखों जैसे मौसमी या अस्थायी कारणों पर ही सिमट कर रह जाती है। हाँ, मीडिया में भी इन्हीं पर ज्यादा फोकस रहता है, ये बात तो है। जबकि लेख इस बात पर जोर देता है कि हमें सिस्टेमिक फैक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है, वो स्रोत जो साल भर लगातार प्रदूषण फैलाते रहते हैं। इन पर हमारी नजर कम जाती है या हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। सिस्टेमिक फैक्टर्स जैसे कि वाहनों से होने वाला एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल, वेस्ट बर्निंग की समस्या और यहाँ तक कि घरों में खाना पकाने या गर्मी के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन से होने वाला उत्सर्जन भी। ये वो स्रोत हैं जो लगातार हवा को खराब कर रहे हैं, सिर्फ सर्दियों में नहीं। इसी संदर्भ में लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है, एयरशेड अप्रोच। इस सोच को नार्फी यानी भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन ढांचा, जो NIAS यानी राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान का हिस्सा है, और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस जैसी टॉप साइंटिफिक बॉडीज भी सही मानती है और आगे बढ़ा रही हैं। एयरशेड अप्रोच, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी? इसका मतलब है कि हमें प्रदूषण को सिर्फ एक शहर या एक राज्य की समस्या के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हवा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को नहीं मानती। पोल्यूटेंट्स हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में पैदा नहीं होता और दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहता। एयरशेड एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां की हवा और मौसम का पैटर्न आपस में जुड़ा होता है और जहां एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह को प्रभावित करता है। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा एक ही एयरशेड में आता है। तो आप कह रही हैं कि केवल दिल्ली में उपाय करने से बात नहीं बनेगी, जब तक कि पूरे एयरशेड यानी आसपास के राज्यों और शहरों में भी ठोस कदम न उठाए जाएं। बिल्कुल सही है। अगर हम केवल शहर आधारित समाधानों पर टिके रहेंगे, जैसे दिल्ली में स्मॉग टावर लगा देना या क्लाउड सीडिंग कर देना, तो हम असल समस्या की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जरूरत है एक कोऑर्डिनेटेड, साल भर चलने वाली स्ट्रैटेजी की, जो पूरे एयरशेड को ध्यान में रखे और प्रदूषण के सभी मेजर सोर्सेस को टारगेट करे, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। इसके लिए राज्यों के बीच बेहतर कोऑपरेशन और एक इंटीग्रेटेड प्लान की जरूरत है। ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है, पर शायद यही सही दिशा है। तो अगर क्लाउड सीडिंग या स्मॉग टावर जैसे तकनीकी समाधान कारगर नहीं है, तो फिर लेख असली समाधान के तौर पर किन चीजों की ओर इशारा करता है? लेख बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता है। सबसे पहला और बुनियादी कदम है फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल पर हमारी निर्भरता को तेजी से कम करना। जब तक हम एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हें जलाते रहेंगे, हवा साफ नहीं हो सकती। और इस दिशा में क्या कोई उम्मीद की किरण दिखती है? हाँ, लेख इलेक्ट्रिक वाहनों EVs की ओर बढ़ते ट्रेंड को एक पॉजिटिव संकेत मानता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना सकें, तो इससे हवा की क्वालिटी में काफी सुधार आ सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का योगदान कितना है, क्या लेख में इसका जिक्र है? हाँ, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। लेख सैफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के लेटेस्ट एस्टिमेट्स का हवाला देते हुए बताता है कि दिल्ली के कुल PM 2.5 प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 40% से भी ज्यादा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 40% से ज्यादा सिर्फ गाड़ियों से? ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। जी हाँ, और चिंता की बात यह है कि एक तरफ हम बेहतर इंजन तकनीक जैसे BS6 और EVs की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भयानक रूप से बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती संख्या, जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट से फायदे होते हैं, उन्हें काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब बेअसर कर देती है। ऊपर से खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़कों पर जाम और एनक्रोचमेंट की वजह से गाड़ियां धीमी गति से चलती हैं या रुकी रहती हैं, जिससे वे और भी ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। तो मतलब सिर्फ गाड़ियों को बदलना काफी नहीं, पूरे अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना होगा। निश्चित रूप से। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए कड़े एमिशन स्टैंडर्ड्स और उनका सख्ती से पालन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से डस्ट कंट्रोल के बेहतर उपाय, वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार ताकि उसे जलाना ना पड़े, और क्लीन एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देना, ये सब मिलकर ही एक स्थायी समाधान दे सकते हैं। लेकिन इस बात पर बल देता है कि हमें ऐसे नए समाधानों की जरूरत है जो साइंटिफिकली परखे हुए हों और जिनका असर साबित हो चुका हो।
केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना या महंगे लेकिन बेअसर समाधानों पर पैसा बर्बाद करना हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तो इस पूरी चर्चा और इंडियन एक्सप्रेस के लेख के विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ ये है कि जो साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध है और लेख का जो लॉजिकल एनालिसिस है, उसके आधार पर क्लाउड सीडिंग दिल्ली के या उत्तर भारत के गंभीर और स्थायी वायु प्रदूषण का कोई प्रैक्टिकल या सस्टेनेबल समाधान नहीं है। ये सुनने में एक आकर्षक विचार हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत और वैज्ञानिक सीमाएं इसे अव्यवहारिक बनाती हैं, खासकर प्रदूषण के पीक सीजन में। तो फिर ध्यान कहाँ होना चाहिए? असली फोकस कहाँ हो? असली ध्यान पूरे ऐश शेड को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण के जो मूल स्रोत हैं, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एनर्जी प्रोडक्शन, कचरा, उनके सिस्टमैटिक और साल भर चलने वाले मिटिगेशन पर होना चाहिए। समाधान क्षणिक या टुकड़ों में नहीं, बल्कि होलिस्टिक और लगातार कोशिशों से ही मिलेगा। और शायद एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ, मैं वही जोड़ने वाली थी, जो लेख के अंत में भी एक जरूरी संदेश के रूप में उभरता है। हमें जहरीली हवा में सांस लेने को नॉर्मल या सामान्य मानना बंद करना होगा। हमें इसे स्वीकार करना बंद करना होगा कि हर साल सर्दियों में हवा खराब होगी ही। ये सिर्फ दिल्ली या सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है, और जैसा कि कभी-कभी गलत धारणा बना ली जाती है, ये सिर्फ समाज के किसी एक वर्ग की समस्या भी नहीं है। ये हम सब की साझा समस्या है। ये हमारे बच्चों के फेफड़ों को कमजोर कर रही है, हमारे बुजुर्गों की जान ले रही है, हमारी अपनी सेहत खराब कर रही है, हमारी काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी को घटा रही है, और एक देश के रूप में हमारी सामूहिक गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। हमें इसे एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखना होगा और उसी गंभीरता से इसका सामना करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज की चर्चा के अंतिम पड़ाव पर लाता है, एक ऐसा विचार जिस पर हमारे श्रोता शायद खुद मनन करना चाहें। अगर वायु प्रदूषण जैसी जटिल और मल्टीलेयर पर्यावरणीय समस्याओं के लिए क्लाउड सीडिंग या स्मॉग टावर जैसे तकनीकी क्विक फिक्स या शॉर्टकट अक्सर नाकाफी या फेल साबित होते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म और स्थायी बदलाव लाने के लिए जनता, पॉलिसी मेकर्स और हम सब का ध्यान असल में कहाँ केंद्रित होना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से आगे बढ़कर समस्या की जड़ों पर चोट करें, भले ही उसमें ज्यादा मेहनत और इच्छा शक्ति क्यों न लगे? इस गहन विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई और पहलू जोड़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर्स पर इसी तरह के तथ्यात्मक और आलोचनात्मक विश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा जारी रखेंगे।